Good morning, student. Today we will discuss about the next and last topic of our chapter. That means chemical properties of haloarenes. बेटा हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर में हमने हेलोअल्कीन्स के बारे में पढ़ा था. हेलोअल्कीन्स में क्या था बेटा? सिंगल चैन था. ठीक है ना बेटा, सिंगल चैन. और एक चीज़ याद रखना, अगर आप हेलोअल्कीन्स कर लोगे तो आपको हेलोअरीन्स करना आपके लिए टफ नहीं होगा बेटा. रिएक्शंस एक जैसे ही हैं, करना भी आपने एक जैसा ही है. जस्ट बेटा डिफरेंस क्या होगा इन दोनों में कि एक में बेटा सिंगल कार्बन चेन था, जैसे कि बेटा ऐसे वाले कार्बन चेन था, और इसमें जो आप यूज़ करोगे बेटा वो क्या होगा, वो होगा साइक्लिक चेन. ठीक है बेटा, बाकी सब सेम. सबसे पहले बेटा पीछे क्या लिखा है कि हेलोअरीन्स आर केमिकली लेस रिएक्टिव देन हेलोअल्कीन्स. सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि हेलोअरीन्स आर केमिकली लेस रिएक्टिव देन हेलोअल्कीन्स. तो सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन ही बेटा यही बन गया कि हेलोअरीन्स क्यों लेस रिएक्टिव है. अब देखो बेटा, लेस रिएक्टिव है हेलोअल्कीन्स. एक चीज़ हमेशा याद रखना केमिस्ट्री में, जो लेस रिएक्टिव है, जो दूसरों के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, और तो वो क्या होगा बेटा, मोर स्टेबल होगा. सिंपल सी बात सुनो बेटा, जिसका दिमाग ठंडा होगा, अब हम हमारे जनरल एग्जांपल हम ले लें कि अगर कोई लड़का है या कोई इंसान है जो काफ़ी ज़्यादा ठंडे दिमाग वाला, वो दूसरों से नहीं लड़ेगा मतलब उसकी लाइफ अच्छे से गुजरेगी. वो दूसरों से पंगा नहीं लेगा, दूसरों से फालतू नहीं बोलेगा, तो उसको अपनी लाइफ में क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. उसकी लाइफ बेटा काफ़ी अच्छी गुजरेगी. मतलब क्या है कि उसकी लाइफ क्या होगा, स्टेबल. मीन्स क्या होगा, लेस रिएक्टिव मोर स्टेबल. ठीक है ना बेटा. अगर कहीं भी वर्ड आ जाए लेस रिएक्टिव, मतलब क्या होगा, वो मोर स्टेबल होगा. इन हेलोअरीन्स द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ हेलोजन एटम आर कंजुगेटेड. सबसे पहले बेटा देखो लेस रिएक्टिव ये क्यों है. सबसे पहले एक चीज़ माइंड में रखना कि बेटा सिंगल बॉन्ड को तोड़ना इजी है, पर डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है. क्योंकि बेटा सिंगल बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी लगती है, डबल बॉन्ड में ज़्यादा, और ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा. ये तो आपने बेटा +1 में बेटा पढ़ा ही होगा. ठीक है बेटा, एक बार हम रिवाइज भी यहाँ कर रहे हैं. सबसे पहला बेटा ये क्यों लेस रिएक्टिव है, इसके पीछे पढ़ते हैं. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ हेलोजन्स आर कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रिंग. सबसे पहले बेटा अब देखो ये चीज़, ये क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है हेलोजन मतलब कि क्लोरीन का है, वो उसमें क्या प्रॉपर्टी है कि वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है. किसके साथ, बेंजीन के साथ. डबल बेटा यहाँ हमें दिख नहीं रहा है, बट वो पार्शली डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है. आपको बताता हूँ कैसे. देखो बेटा, एक क्लोरीन के पास क्या होता है, 3 लोन पेयर होता है. मान लो कि क्लोरीन अपना एक लोन पेयर यहाँ मूव करेगा. ठीक है बेटा, एक चीज़ याद रखना, कार्बन बेटा 4 बॉन्ड ही बना सकता है. जब भी एक क्लोरीन अपना लोन पेयर यहाँ मूव करेगा तो बेटा क्या होगा, जैसे यहाँ लोन पेयर मूव होगा, मतलब 1 2 3 और 4, यहाँ बेटा 2 बॉन्ड, यहाँ 2 बॉन्ड बन गया, 4 बॉन्ड बन गया, पर एक ये 5वां बॉन्ड भी यहाँ पहले से बना हुआ है. तो क्या होगा बेटा, कार्बन क्या बोलेगा, भाई मैं अनस्टेबल हो गया हूँ, या तो ये बॉन्ड वापस, ये लोन पेयर अपना यहाँ से वापस चल जाए, ये लोन पेयर अपना यहाँ से वापस चल जाए, या तो ये यहाँ से यहाँ जाए. तो ये क्या होता है, जैसे ये यहाँ से यहाँ मूव होता है, ये यहाँ से यहाँ मूव हो, तो बेटा यहाँ से कुछ ना कुछ गया, इसका कुछ ना कुछ नुकसान हुआ था, यहाँ पॉजिटिव साइन आ गया, और क्या होगा बेटा, यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट कार्बन पे. ठीक है बेटा, और यहाँ पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है बेटा, फिर क्या होगा, देखो बेटा अब नेक्स्ट में देखो क्या होता रहेगा. ये पहले यहाँ था, अब उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा. जैसे ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा, ये कार्बन अनस्टेबल होगा, ये कार्बन क्या बोलेगा, मैं अपने डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट कर देता हूँ. ठीक है बेटा, जब ये यहाँ से यहाँ मूव होती यहाँ पहुँचा, और इसने अपना डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, तो ये यहाँ पहुँच गया. अब क्या हुआ प्रॉब्लम, ये यहाँ तो पहुँच गया. अब ये वाला जो ये वाला नेगेटिव चार्ज, ये कह रहा नहीं भाई मैंने और आगे जाना. तो ये क्या कहता है, यहाँ से यहाँ मूव होता, जैसे यहाँ से यहाँ मूव होता है, ये वाला कार्बन अनस्टेबल होता है. ये कहता है कि फिर मेरे पास 5 बॉन्ड बन गए तो प्रॉब्लम हो गया मेरे लिए. ये क्या करता है, ये यहाँ से यहाँ मूव हो जाता है. ठीक है बेटा, मीन्स क्या हुआ कि ये एक यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है. और एट लास्ट में देखो बेटा क्या होगा, एट लास्ट में जब आप इसको यहाँ से यहाँ मूव कराओगे तो ये यहाँ से यहाँ मूव हो जाएगा. ध्यान से देखो दोबारा क्या बन जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर. यानी कि रेजोनेंस इफेक्ट करके इसने क्या बनाया, 1 2 3 और 4 स्ट्रक्चर बनाएंगे. ठीक है ना बेटा, देखो ऐसे रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस द डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन ऑफ C और Cl बॉन्ड. मतलब क्या हुआ कि बेटा एक्चुअल में तो यहाँ एक कार्बन ही है ना, यहाँ तो एक कार्बन ही है ना,
कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड विच एक्वायर द पार्शियल डबल बॉन्ड। मतलब क्या हुआ कि ये लोन पेयर करके ये कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या हो गया, क्या आ गया बेटा, एक डबल बॉन्ड आ गया। और आपको पता है ना डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगता है। और बॉन्ड क्लीवेज इन हेलोअरीन्स आर डिफिकल्ट देन हेलोअल्कीन्स, क्योंकि डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बेटा काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। और बट इन केस ऑफ हेलोअल्कीन्स, जो आपने पीछे पढ़ा था कार्बन 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 वाला सिंगल, ऐसे कार्बन 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 चैन वाला, तो उसमें क्या था कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आता, तो वो इजीली ब्रेक हो जाता था। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, अगर ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा इजीली, तो ये क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। सीधी सी बात है, अगर ये भाई यहाँ से छोड़ के ही नहीं जाएगा क्लोरीन जल्दी इसको, तो क्या होगा, ये किसी से जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा एज कम्पेयर टू। अब समझ गए ना बेटा कि लेस रिएक्टिव मोर स्टेबल क्यों होता है। इसी तरह बेटा देखो, यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिड है। अब आपने हाइब्रिडेशन पढ़ा होगा +1 में, मैं हमने आपको जरूर कराया होगा। ये sp2 हाइब्रिड है, ठीक है ना बेटा। और ये क्या है बेटा, sp3 हाइब्रिड है। ये वाला अगर कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हो तो वो sp3, अगर बेटा वो 2-3 के साथ जुड़ा हो, ठीक है बेटा, तो वो होगा sp2। ठीक है बेटा। जितने ज़्यादा, अब ये sp2 sp3 सब क्या होता है और ये कैसे आपको पता लगे, इसके करने का सबसे इजी तरीका क्या है कि वो जितने कार्बन जितने बॉन्ड से जुड़ा है ना, उसमें एक माइनस कर दो। कार्बन 4 से जुड़ा है तो sp3, 2-3 से जुड़ा है तो sp2, 2 से जुड़ा तो sp। ठीक है बेटा। अगर वो 2 से जुड़ा है तो वो होगा sp। ये तरीका समझ लो। अगर 4 बॉन्ड से तो sp3, 3 से तो sp2 और 2 से जुड़ा तो sp। ठीक है बेटा। यहाँ से हमें पता लगता है कि इस डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ये वाले डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा एज कम्पेयर टू ये वाले। ठीक है बेटा। अब हम आते हैं बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे मेन, कि चलो चाहे कम रिएक्टिव हो बट रिएक्शन तो होगा ही होगा। हाँ, थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, रिएक्शन तो कराना होगा ही होगा ना। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिन ग्रुप। ठीक है बेटा। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब कि यहाँ से क्लोरीन जाएगा और वहाँ पे क्या आएगा, OH आएगा। सबसे पहले देखो, ऑन द हीटिंग ऑफ अराइल हैलाइड इन एक्वस, जब इसको एक्वा सोल्यूशन में हम हीट करेंगे तो क्या होगा बेटा, हैलोजन क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिप्लेस। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है बेटा, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जब आप इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको रिएक्ट कराओगे कुछ टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो क्या होगा, पहले तो यहाँ से क्या चल जाएगा। अब देखो बेटा, ये वाला जो हाइड्रोजन है ना बेटा, ये हाइड्रोजन अटैक करेगा क्लोरीन पे, क्लोरीन यहाँ से चल जाएगा और एक यहाँ पे बन जाएगा बेटा, यहाँ पे साथ में बन जाएगा HCl। ठीक है बेटा। यहाँ पे साथ में HCl बन जाएगा और ये ONA क्या होगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है बेटा। बाद में जब इसे आप HCl के साथ, मतलब एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो बेटा ये पूरा का पूरा क्या होगा, Na और ये Cl ये आपस में जुड़ जाएंगे और यहाँ पे निकल जाएगा NaCl। ठीक है, NaCl निकल जाएगा और आपको फिनॉल बन जाएगा। ठीक है बेटा। रिएक्शंस को समझोगे तो आपको ईजिली समझ आएगा, नहीं तो अगर आप रट्टे मारने की कोशिश करोगे तो आपको टफ लगेगा, हमेशा याद रखना। अब अगर सब्स्टिट्यूशन बाय अमीन, अमीन कैसे बनाएंगे, क्लोरीन है, ठीक है ना, उसमें दो क्लोरोबेंजीन में 2 NH3 डालेंगे और एक, बेटा आप देखो, आप सोच रहे हो ना ये डाला तो ये क्यों डालेंगे बेटा, कई रिएक्शंस ये डालने से डायरेक्ट नहीं बनता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। उस प्रॉब्लम को रोकने के लिए हम क्या डालते हैं, हम उस प्रॉब्लम, अगर वो प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि देखो जरूरी नहीं होता कि एक काम को 2 बंदा मिलकर ही कर ले, तीसरा बंदा भी होता है जो होता है, एक मान लो कंपनी एक उसका मालिक है, एक बंदा हो गया हेल्पर, जो वर्कर्स होंगे वो हो गया हेल्पर, वो भी समटाइम, क्योंकि ये तीनों मिलकर ही रिएक्शन कर सकते हैं। समटाइम 2 बंदे भी कर लेते हैं, समटाइम एक हेल्पर भी चाहिए होता है उन्हें। तो ये हेल्पर हो सकता है कि ये रिएक्शन जब हो रहा कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही हो तब ये इसमें हेल्प करता है। और क्या होता है बेटा, ये इसका एक हाइड्रोजन ये एक्चुअल में इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, जस्ट इस रिएक्शन को होने देता है, इसमें मिलता नहीं है, इसका कोई प्रोडक्ट नहीं आता, बट जस्ट इसको क्या कहता है, हेल्प करता है कि ये रिएक्शन हो जाए। सबसे पहले देखो क्या होगा, एक हाइड्रोजन, क्योंकि बेटा देखो 2NH3 है ना, क्या होगा, एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ जाएगा और सबसे पहले तो क्या बनाएगा, एक, ये देखो जब हमने इसको रिएक्ट किया इसके साथ और कुछ टेम्परेचर दिया, कुछ प्रेशर दिया, सबसे पहले क्या बनेगा, हमने क्या बनाना है बेटा, अमीनो ग्रुप लगाना है इस पे, अमीनो मतलब NH2। तो क्या बनेगा, सबसे पहले हमारे पास साइड प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, CUT,
कॉपर पे बेटा पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पे नेगेटिव चार्ज आता है। 2 क्लोरीन है, 2 कॉपर है, तो 2 क्लोरीन के साथ 2 कॉपर लग जाएगा, 1 वाटर बन जाएगा और हमारे पास एक अमीन बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आप 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों, तो आपको ये रिएक्शंस आने लग पड़ेंगे। हमने सारे नहीं करने हैं, हमने थोड़े ही करने हैं। हाँ, क्वेश्चंस अगर पूछ जाए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स के बारे में लिखो, तो वो डिपेंड करेगा कि बेटा वो कितने नंबर का। अगर 5 नंबर का तो आपको 5 तरह के रिएक्शन करके दिखाने पड़ेंगे, 2 का तो 2, 3 का तो 3, वो डिपेंड करता है कितने नंबर में पूछ रहा है वो। साइनो ग्रुप मतलब साइनाइड, बस ठीक है, साइनो ग्रुप मतलब साइनाइड। तो क्या करेंगे हम, ब्रोमोबेंजीन हम क्यूप्रिक साइनाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे कुछ हीट पे, तो क्या बनेगा यहाँ से ब्रोमीन मूव करेगा कॉपर के साथ, क्यूप्रिक ब्रोमाइड बनाएगा और साइनो यहाँ लग जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये फर्दर मतलब वैसे तो ये नहीं है, नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, वैसे बता रहा हूँ आपको कि ये जो होता है क्लोरोबेंजीन, साइनोबेंजीन होता है, ये जो प्रोडक्ट है ना बेटा, इससे फर्दर कुछ यूज़फुल कंपाउंड बनते हैं। तो माइंड में मतलब वैसे अब याद कर लो, बट कोई ज़रूरत नहीं, अगर नहीं भी करोगे तो आपको नहीं भी लिख के आओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर इसमें हम HCl डालेंगे तो बेटा ये हमारा बनाएगा बेंजामाइड बनाएगा। अगर इसमें HCl NOH डालेंगे तो ये बेंजोइक एसिड बनाएगा। अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालेंगे तो बेंजाइल अमाइन बनाएगा। ठीक है बेटा, ये वैसे ये ना यूजफुल होता है लैब में अलग अलग रिएक्शंस करने के लिए, बट आपने जस्ट ये याद करना है, बस ये आपके जस्ट मैंने नॉलेज के लिए बताया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आप देख लो, अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, जब वो ब्रोमोबेंजीन मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराएगा तो बेटा वो क्या बनाएगा, Mg। एक चीज़ याद रखना, जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा मेटल भी उसके साथ जुड़ जाएगा, MgBr लग जाएगा। ठीक है बेटा, और ये देखो सेम, अगर क्लोरीन वाला क्लोरोबेंजीन है Mg तो MgCl लग जाएगा। रिएक्शन विद लिथियम, अगर कभी भी लिथियम से रिएक्ट कराएगा तो बेटा आपने भी पीछे पढ़ा था ना, वो जब भी लिथियम से रिएक्ट करेगा तो ये याद रखना क्या होगा, एक लिथियम के साथ ब्रोमीन चल जाएगा और एक लिथियम यहाँ पे अटैच हो जाएगा। लग गया पता। अब देखो, पिछली बार भी हमने पढ़ा था ना वुड्स रिएक्शन और वुड्स फिटिंग रिएक्शन, क्या हुआ था वुड्स और वुड्स फिटिंग रिएक्शन में हमने क्या यूज़ किया था बेटा, 2 CH3Cl यूज़ किया था ना हमने पीछे वाले में, और एक 2 सोडियम। इसमें क्या करेंगे, एक क्लोरोबेंजीन यूज़ करेंगे, 2 सोडियम और एक क्लोरोमिथेन यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, जब ये आपस में रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, टॉलिन बनेगा। इसमें याद रखना वुड्स फिटिंग रिएक्शन में टॉलिन बनेगा और एक सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा। एक रिएक्शन बेटा हमने पढ़ा था वुड्स फिटिंग रिएक्शन, एक पढ़ा था फिटिंग रिएक्शन। आप पेपर में बेटा कोई भी लिख सकते हो, अगर आपको वुड्स फिटिंग या फिटिंग रिएक्शन आ जाए तो आप या तो हेलो अल्कीन्स वाला लिख सकते हो या हेलो अरेन्स वाला लिख सकते हो। और याद रखना इन चैप्टर में से नेमिंग रिएक्शन पूछा जाता है। आप उसमें देखो क्या था, इसमें आपने अलग अलग ग्रुप लिया था ना, सेम बेटा सब कुछ सेम है। इसमें आपने एक बेंजीन वाला ग्रुप लेना है, एक ये वाला ग्रुप लेना है, और इसमें क्या करना है, दोनों बेंजीन वाला ग्रुप लेना है, तो क्या बनाएगा, डाइफिनाइल बनेगा बेटा। ठीक है, अगर आप कॉपर के साथ रिएक्ट करोगे तो बेटा उसमें भी डाइफिनाइल बनेगा। और रिडक्शन मैंने बेटा उसमें पढ़ा था, रिडक्शन में क्या था बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन बेंजीन होगा ना। इसमें देखो क्या होगा, एक हाइड्रोजन कॉपर को ले जाएगा और यहाँ पे बेटा कोई ना कोई साइन रह जाएगा। अगर कॉपर क्लोरीन जाएगा तो कोई ना कोई वैकेंसी रह जाएगा, उस पर जाके ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और एक बेंजीन बना देगा प्योर। ठीक है, अब देखो बेटा ये चैप्टर फिनिश है, बट आपके ना चैप्टर में एक सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का ये भी सिलेबस का पार्ट है। ये बेटा बहुत इजी है, जस्ट आपने एक बार रीड करोगे आपको याद हो जाएगा। मीन्स क्या है बेटा, इसमें आपने डाइक्लोरोमीथेन होता क्या है, इसमें कोई प्रिपरेशंस के बारे में नहीं पूछना है इन्होंने, डाइक्लोरोमीथेन होता क्या, अगर पूछा जिसका दिया होगा उसका आपने कर लेना है प्रिपरेशंस, वो भी एक लाइन में ही रिएक्शन होगा। डाइक्लोरोमीथेन होता क्या है, इसका यूज़ क्या है, बस ये आपने करना है। सबसे पहले देखो क्या ये क्या होता है, डाइक्लोरोमीथेन क्या होता है, CH2Cl2 बोलते हैं इसको। ये देखो क्या होता है बेटा, कलरलेस होता है, स्वीट स्मेल आती है। ठीक है बेटा, और ये वोलेटाइल लिक्विड होता है, मतलब इजीली उड़ जाता है। इट इज़ यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। और सल्यूट क्या होता है बेटा, आपने पीछे भी पढ़ा था सॉल्वेंट क्या होता है, सल्यूट क्या होता है, अपने पिछले चैप्टर में भी याद किया हुआ है। अब मैं आपको 9th वाला चैप्टर रिपीट नहीं कराने वाला। सॉल्वेंट बेटा वो होता है जिसमें सल्यूट मिक्स होता है। ठीक है बेटा, अब देखो बिकॉज ऑफ इट्स बॉइलिंग पॉइंट्स एंड लो इन्फ्लेमेबिलिटी। अब ये देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और ये लो इनफ्लेमेबिलिटी होता है, मतलब आग जल्दी नहीं लगता इसमें।
और ये यूज्ड होता है बेटा रेफ्रिजरेंट में यूज़ होता है, डीऑक्सिंग एजेंट होता है बेटा, इसको प्रोपेलेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। ठीक है बेटा, अगर किसी वर्ड्स का आपको मीनिंग ना पता लगे तो आप मुझे इन लेक्चर के टाइम इनके मीनिंग पूछ लेना, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। अब सब देखो बेटा, ये तो हो गया। अब इसका कुछ क्या साइड इफ़ेक्ट भी है, हमने वो भी देखना। मिथाइलिन क्या होता है बेटा, हार्मफुल इफेक्ट डालता है हमारे नर्वस सिस्टम पे डालता है। मान लो इसकी लो क्वांटिटी एयर के थ्रू हमारे अंदर चल गई तो क्या होगा बेटा, हमारे देखने और सुनने में क्या होगी, देखने और सुनने में के पावर में कुछ इफेक्टनेस आएगा। और यही कहीं अगर ज़्यादा चल गया हमारे, यही इसकी लार्ज क्वांटिटी हमारे बॉडी में चल गया तो उससे क्या होगा बेटा, हमारे जो नर्वस सिस्टम होगा, हमारा बॉडी के कितने सारे पार्ट होंगे बेटा, वो सारे इफेक्टेड होंगे। नेक्स्ट बेटा है ट्राइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन पढ़ा हमने, ट्राइक्लोरो, ये भी बेटा कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है। ठीक है ना, इसकी सिकली स्मेल होती है, बर्निंग सा, जो किसी चीज़ को जलाओ कैसा स्मेल आता है वैसा टेस्ट होता है। ये पानी से भारी होता है, बट पानी से भारी भी होता है, और ये पानी में कम सॉल्युबल होता है, पानी में पर ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, जैसे कि इथेनॉल, ईथर एक्सेट्रा। ये पॉइजनस भी होता है बेटा। ठीक है ना बेटा, और इसका एक अगर रिएक्शंस आप देखोगे ये कैसे बनता है, CHCl3 में जब हाफ अमाउंट ऑफ वाटर डालेंगे, यानी एक ऑक्सीजन डालेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है बेटा, और इसे बेटा क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा ना, क्लोरोफॉर्म को एनेस्थीसिया के रूप में यूज़ करते, वो फिल्मों में देखा था ना, रुमाल लगाते थे विलन और हीरोइन बेहोश, आपने देखा था ना बेटा। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है कि क्लोरोफॉर्म को आप सीधा ही डायरेक्ट आप रुमाल लगा के किसी को लगाओगे तो बेहोश हो जाएगा। बिकॉज बेटा मैंने 2 साल इसी के साथ काम किया, मैं तो कभी बेहोश नहीं हुआ, अब पता नहीं फिल्मों में कैसे दिखाते थे। ठीक है ना, प्रिवेंशन ऑफ क्लोरोफॉर्म सिंस, अब देखो हाँ यूज़ होता है बेटा, पर ये ना काफ़ी ज़्यादा कम सेकंड के लिए, ये बेहोश करता ज़रूर है, बट ये काफ़ी ज़्यादा कम। उसके लिए बेटा जो क्लोरोफॉर्म होता है ना, वो एक अलग तरह क्लोरोफॉर्म होता है, जो लैब्स में मिलता है वो क्लोरोफॉर्म उतना पावरफुल नहीं होता कि बंदे को पेश कर सके। अब ये देखो प्रिवेंशन ऑफ क्लोरोफॉर्म क्या है, सिंस क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। अब देखो प्रिवेंशन ऑफ क्लोरोफॉर्म मतलब क्लोरोफॉर्म के अगर यूज़ करोगे तो उसको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले उसको स्टोर करना है, डार्क कलर बोतल में स्टोर करना है ताकि वो सनलाइट सीधा उस पर ना पड़े। ठीक है ना, और देखो बेटा, और जिस बोतल में ये होगा वो बोतल अच्छी तरह टाइट हो। ठीक है ना, अच्छी तरह से बंद हो, खुला बोतल ना हो वो। ठीक है बेटा, अब देखो यूज क्लोरोफॉर्म इंडस्ट्री में यूज़ होता है, लेबोरेटरी में यूज होता है। ठीक है बेटा, मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ होता है, रेफ्रिजरेंट बनाने में यूज़ होता है, फेरोन रेफ्रिजरेंट बनाने में यूज़ होता है। अब फेरोन रेफ्रिजरेंट क्या होता है, नेक्स्ट एक फेरोन टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें पता लग जाएगा आपको। आइडोफॉर्म क्या होता है, आइडोफॉर्म येलो कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है बेटा। ठीक है ना, अनप्लीजेंट स्मेल होता है इसका, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, बट रेडली सॉल्युबल, और उस वाटर में तो सॉल्युबल नहीं होता, बट इथाइल अल्कोहल एथर में जल्दी सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, इसे हम एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ करते हैं। टिंक कटर सोल्यूशन पढ़ा होगा ना, 10% टिंक कटर, उसमें बेटा आयोडीन नहीं होता है, ये यूज होता है एज ए एंटीसेप्टिक यूज़ होता है। ये बेटा फार्मास्यूटिकल में जहाँ दवाइयाँ बनती हैं वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है ना बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है बेटा, टेट्राक्लोरोमीथेन बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है बेटा, कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है, स्टिकी स्मेल होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, सॉल्युबल होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होता है। ठीक है बेटा, इसका यूज़ होता है बेटा रेफ्रिजरेंट बनाने में, प्रोपेलेंट ऑफ एरोसेल बनाने में। ठीक है बेटा, इसका यूज़ होता है फीड स्टॉक, फेरोन्स एंड अदर केमिकल्स। अब फेरोन्स क्या होता है बेटा, फेरोन्स हर जगह आ रहा है तो कोई बात नहीं, आगे बस आ रहा है फेरोन, वैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं फेरोन्स को, इतना समझ लो। ये यूज होता है बेटा सॉल्वेंट फॉर, ये अब बेटा बार बार मैं सॉल्वेंट के बारे में तो नहीं बता पाऊंगा। ये यूज होता है एज ए सॉल्वेंट इन फार्मास्यूटिकल्स, मतलब किसी भी चीज़ को घोलने के लिए यूज़ होता है। ठीक है ना बेटा, दवाई घुलेगा आपस में तभी तो टैबलेट्स बनेंगे ना। ये यूज होता है बेटा सॉल्वेंट इन ऑयल्स, फैट्स और वैक्सेस एक्सेट्रा में, ताकि उनको घोल के उनकी इम्प्योरिटी निकाला जा सके। ठीक है ना, ये ड्राई क्लीनर्स में यूज़ होता है बेटा। नेक्स्ट आ गया हमारा फेरोन्स, वो हर जगह फेरोन्स वर्ड आ रहा था ना पीछे। फेरोन्स क्या होता है, क्लोरो फ्लोरो
कार्बन को बोलते हैं बेटा फेरोन्स। जो पहले हमारे बेटा एसीस होते थे, आज से 5 साल पहले फ्रिजेस होते थे बेटा, उसमें गैस यूज़ होता था ताकि वो हमारे कमरे को और फ्रिज के अंदर रखे सामान को ठंडा रख सके बेटा, उसको बोलते थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और फेरोन्स बोलते थे। बट वो बेटा थोड़ा सा हमारे इन्वायरमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता था। वो जो ओजोन लेयर को था ना बेटा, वो इफेक्ट डाल रहा था। तो गवर्नमेंट ने बेटा क्लोरोफ्लोरो कार्बन को बैन कर दिया, मतलब कि उन्होंने कंपनीज़ को बोला कि आपने इसका यूज़ नहीं करना है। तो उसके बाद बेटा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज़ होने लग पड़ा है। अब जो यूज़ होता है HFC बोलते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है बेटा, ये स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब क्या हुआ, अगर ये स्टेबल नहीं होता तो हमारे फ्रिजेस में रखे चीज़ों से रिएक्ट करता, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, आग नहीं लगता है इसमें, टॉक्सिक जहरीला नहीं होता है, ठीक है बेटा। और ये रेफ्रिजरेंट में यूज़ होता है। इट इज़ मैन्युफैक्चर, ये मैन्युफैक्चर कैसे होता है बेटा, CCl4 को जब SbF5 से रिएक्ट कराओगे तो ये बेटा ये बनाएगा और ये फेरोन्स बनाएगा, ठीक है ना। और ये मेनली यूज़ होता था बेटा फ्रिजेस और एसीज में। फेरोन्स आर यूज इन रेफ्रिजरेंट, और रेफ्रिजरेंट एयर कंडीशनर में यूज़ होता था। इट आर यूज एक्सटेंडली फॉर प्रोपेलेंट यूज होता था, ठीक है बेटा। प्रोपेलेंट बेटा एक्चुअल में होता है किसी चीज़ को ठंडा रखने के लिए, ठीक है। जैसे कार में अपने पहले ज़माना के जनरेटर सब देखा था ना, जनरेटर के पीछे वाले पोर्शन को बेटा ठंडा रखने के लिए ना कंटिन्यूस वहाँ से ना पानी गुजारना पड़ता था ताकि वो ठंडा रहे। जैसे हमारे कार में भी होता है ना कि बोनेट खोल के उसमें पानी डालना पड़ता है ताकि उसका इंजन ठंडा रहे, वैसे प्रोपेलेंट होता है। DDT क्या होता है, अब DDT सबसे पहले देखो, DDT कहानी बड़ी ख़तरनाक सी है। DDT सबसे पहले बना 1893 में, बट अब देखो कहानी क्या थी, अभी क्यों बना था, किसने बना था, वो तो यहाँ लिखा है, वो आप भी पढ़ लो, कहानी सुन लो क्या होती थी। DDT बना, ठीक है, जिस बंदे ने DDT बनाया उस बंदे ने भी इसे गैराज में बनाया, ठीक है, गलती से बन गया उसे, चलो बन गया। उस बंदे ने इसको पेटेंट कराया, मतलब कि इसको बताया कि हाँ ये मैंने बनाया, मेरा बनाया हुआ अच्छा चीज़ है, ठीक है। गवर्नमेंट ने कहा हाँ बहुत अच्छी चीज़ है। इससे सबसे पहले होता क्या था कि बेटा DDT को पहले यूज़ करते थे पानी साफ़ करने के लिए। DDT को पहले यूज़ करते थे बेटा जो चीज़ों को मारने के लिए खेतों में यूज़ करते थे, पानी साफ़ करने के लिए यूज़ करते थे। DDT यूज़ करते थे बेटा ये मच्छर ये सब भगाने के लिए यूज़ करते थे। तो सरकार ने सोचा कि साइंटिस्टों ने सोचा कि हमने बहुत अच्छा चीज़ ढूंढ लिया है, DDT का आविष्कार जिसने भी किया इसने बहुत अच्छा चीज़ आविष्कार किया, इससे हमारे कितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। बट बेटा कुछ साल तो इस बड़ा अच्छा यूज़ हुआ, बट उसके बाद बेटा इसके साइड इफ़ेक्ट आने शुरू हो गए। 50 साल बाद ऐसा साइड इफ़ेक्ट आया। साइड इफ़ेक्ट बेटा क्या है कि DDT जो यूज़ कर रहे हैं बेटा वो सालों सालों तक ज़मीन के कांटेक्ट में ही रहता है बेटा, वो ख़त्म नहीं होता है। DDT करके कितने लाखों लोगों सबसे पहले बड़ा प्रॉब्लम क्या था, DDT से लोगों को बेटा कैंसर होने लग पड़ा था। DDT यूज से लोगों को कैंसर होने लग पड़ा था। और ये एक इकलौता मतलब कुछ केमिकल के लिस्ट में है जिस बंदे को नोबेल प्राइज़ मिला था। नोबेल प्राइज़ बेटा केमिकल मतलब कि साइंस में सबसे बड़ा प्राइज़ है नोबेल प्राइज़। इस बंद जिसने DDT खोज की थी बेटा उसे नोबेल प्राइज़ मिला था। उस बंदे को नोबेल प्राइज़ मिला तो सही, बट उसने ढूंढा तो उसने सोचा कि मैंने बहुत अच्छा चीज़ ढूंढा, बट उसने बड़ा ख़तरनाक चीज़ ढूंढा था बेटा। अब अगर DDT की आप पाउडर इधर उधर अब अगर आप अपने घर के आसपास छिड़काव कर दोगे तो हाँ मच्छर जरूर नहीं आएंगे, बट अगर ये क्या करता है बेटा, ये उस फर्श पे कितने सालों तक रह जाता है, ये उस मिट्टी के उपजाऊपन को इफ़ेक्ट करता है, उस मिट्टी को पॉइजनस कर देता है, वाटर सोर्स को पॉइजनस कर देता है, ठीक है बेटा। इट इज सिंथेसाइज्ड बाय हीटिंग ऑफ क्लोरर, ये देख लो कैसे हीट होता है बेटा, ये इसका रिएक्शन है, ठीक है बेटा। इसमें कुछ नहीं है, ये H2O बनेगा और यहाँ पे ये अटैच हो जाएगा, बड़ा इजी है, ठीक है बेटा। DDT ऑलमोस्ट ये वाटर में इंसॉल्युबल होता है, ये पोलर सॉल्वेंट मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। DDT पावरफुल इंसेक्टिसाइड्स, मतलब उन्होंने कहा था कि बड़े अच्छी इंसेक्टिसाइड्स है। पहले तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने लग पड़े थे इसे, बट बाद में इसको कई सारे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। हाँ बट इंडिया में अभी भी मिल रहा है, चोरी छुपे तो बेटा बाज़ार में सब कुछ मिलता ही है हमें। साइड इफेक्ट क्या, DDT वन ऑफ द पावरफुल इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड। द यूज ऑफ DDT इंक्रीज द एनॉमरस आफ्टर द World War II, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द इफेक्टनेस अगेंस्ट द मॉस्किटोस। क्या हुआ था जब ये बना था ना उस टाइम बेटा World War II ख़त्म हुआ था, तो उसी टाइम DDT का आविष्कार हुआ। इन्होंने कहा कि ये मच्छर मारने बहुत अच्छी चीज़ है, इन्होंने बड़ा ज़्यादा यूज़ किया, आसमान से हेलीकॉप्टरों से प्लेन से इसको ज़मीनों पे गिराया गया ताकि मच्छर मरे, क्योंकि World War II में काफ़ी ज़्यादा लोग मरे थे ना, तो उनकी डेड बॉडी से काफ़ी ज़्यादा मच्छर पैदा हुए थे।
ठीक है बेटा। हाउएवर इट वाज द रियलाइज दैट द एक्सेस ऑफ DDT लेस टू मैनी प्रॉब्लम। फिर बाद में क्या पता लगा कि जब इसकी एक्सेस ऑफ यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैनी स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स डेवलप रेजिस्टेंस ऑफ DDT, आल्सो DDT फॉर्म हाईली टॉक्सिसिटी टू फिश। अब ये देखो क्या हुआ बेटा, अब ये कैसे हमें इफेक्ट करता है। आपने DDT लिया, ठीक है बेटा, DDT कहाँ चल गया बेटा, सॉरी आपने ज़मीन पे छिड़का, कभी ना कभी बारिश होगी, वो क्या होगा, आपके नदियों में जाएगा पानी, उसमें DDT है, वो मछली खाएगा, मछली को आप खाओगे, वो क्या करेगा, आपकी बॉडी को इफेक्ट करेगा। ठीक है बेटा। DDT को आप अगर और यूज़ करते रहोगे साथ साथ वो इन्वायरमेंट पे भी इफेक्ट डालेगा। इट इफेक्ट द, अगर इसे यूज़ करेंगे तो लॉन्ग टर्म ये इन्वायरमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होगा ये हमारे। ठीक है बेटा। इट इज द अलमरी डेंजरस देयरफॉर इट हैज़ अ बैन। और इसको बेटा USA ने 1973 में बैन कर दिया था, जबकि उस बंदे को नोबेल प्राइज़ मिला था फिर भी, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा, इसके यूज़ कम थे, नुकसान ज़्यादा थे। बट बेटा इन इंडिया और एशियन कंट्री में अभी भी ये मिलता है और चीपर, काफ़ी सस्ते रेट ऑफ मिलता है। लोग अपनी, इसलिए मैं बेटा बोलता हूँ आज का बेटा वो टाइम है जब लोग अपने ना अपनी लाइफ का चिंता कर रहे हैं ना दूसरों की। आप एग्जाम्पल कोरोना वायरस का एग्जाम्पल ले लो, गवर्नमेंट थोड़ी सी डील देते हैं, लोग सब मार्केट में हज़ार लोग मार्केट में निकल जाते हैं। बेटा वो ये नहीं सोचते हैं कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम अपने साथ साथ अपने आने वाले बच्चों और अपने आसपास अपने फैमिली को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर टुडे। एंड टुडे हमने ये चैप्टर बेटा फिनिश कर लिया। और नेक्स्ट कौन सा चैप्टर शुरू करना है बेटा, मुझे आपने बताना है, इनबॉक्स करना है हर बच्चों ने कि सर आपने नेक्स्ट, आप सजेशन दो कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर मैं शुरू करूं। बाकी मैं देखता हूं कि आप, ठीक है बेटा, आप कौन सा नेक्स्ट चैप्टर शुरू कराना चाहते हो आप मुझे बताओ, नहीं तो मैंने तो नेक्स्ट ऑर्गेनिक का ही शुरू करना है। थैंक यू फॉर टुडे।